हेलो एंड वेलकम। तो मैं आपको बता रहा हूं गेस क्वेश्चंस कैसे जेके एसएसबी क्वेश्चंस पूछ सकता है, लेकिन मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये सिर्फ गेस क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जीएस का नया टॉपिक 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। सवाल ये इसमें आ सकता है कि आप बताइए 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से क्या हुआ। याद रखना पंचायती राज आया। 73rd अमेंडमेंट किस साल में हुआ? 1992 में, ये याद रखना। अच्छा, सवाल आ सकता है पंचायती राज 73rd से आया, लेकिन पंचायती राज आने से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें चेंज हुई या क्या क्या चीजें ऐड हुई शॉर्ट में। तो याद रखना पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन में आया, ये आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए, 11th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ इस अमेंडमेंट से, और ये सारे पंचायती राज के बारे में बात करते हैं। आ सकता है लेकिन कम चांसेस है। कौन सा अमेंडमेंट की वजह से म्युनिसिपैलिटी आया, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, लेकिन हाँ इतना याद रखना 74 से म्युनिसिपैलिटी। बाकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रॉड रिपन आ सकता है थोड़ा सा। अच्छा, ये आ सकता है रूलर, ये तो आपको पता होगा। हाँ, ये आपको याद रखना ही रखना है। पंचायती राज डे, ये आपको याद रखना है कब है। ठीक है। अच्छा, पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन में अलग चैप्टर आने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे था? आर्टिकल 40 डीपीएसपी में। याद रखना आर्टिकल 40, और ये डेट भूलना नहीं। ठीक है। कौन था कॉन्स्टिट्यूशन, कौन था इस पंचायती राज का फादर या मास्टर माइंड इंडिया में? याद रखना बलवंत राय मेहता। ये भी पॉइंट आ सकता है। एवोल्यूशन नहीं आ सकता इसमें। गांधी जी का अप्रोच और जिन्ना नेहरू का अप्रोच और अंबेडकर का रोल, ये आपस में टक्कर, ये नहीं आ सकता ना। ऐसे यूपीएससी सवाल पूछता है, ऐसे आईएएस सवाल पूछता है, केएस, लेकिन एसएसबी से इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। भाई रख सकते हो, पढ़ो सब कुछ, मैं आपको सिर्फ गेस दे रहा हूँ, याद रखना। ठीक है। नेहरू ने गांधी जी के याद में हाँ ये ठीक है, याद रखना 2 प्रोग्राम्स चले थे। बलवंत राय मेहता कमेटी से पहले 2 प्रोग्राम्स चले थे, फिर बलवंत राय मेहता कमेटी इन्हीं प्रोग्राम्स को देखने के लिए लाई गई, और सब कुछ पंचायती के रिलेटेड था। इन कमिटीज़ के अंदर में जो मैंने आपको डिटेलिंग बताई, वो डिटेलिंग नहीं इंपॉर्टेंट है उतनी। 2 अक्टूबर को राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट में आता है पंचायत। ठीक है, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेमोक्रेटिक, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, एक काम करना, हर एक कमेटी का डेट भी याद रखना पड़ेगा आपको, कमेटी का, क्योंकि जेके एसएसबी ना, मैं अगर यूपीएससी होता तो मैं आपको बोलता बिल्कुल भी डेट याद नहीं रखना, कोई मसला नहीं, उसमें कुछ ना कुछ कंसेप्ट होगा उस क्वेश्चन में डेट के साथ साथ। लेकिन जेके एसएसबी है ना, डायरेक्ट डेट पूछ सकता है, याद रखना इसको। एवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज में आप ये याद रख सकते हो कि बलवंत राय मेहता कमेटी का डेट याद रखना। फिर याद रखना, मैंने आपको बोला बलवंत राय कमेटी, इन्हीं जो अभी 2 स्टेप्स उठाए गए थे उन्हीं को देखने के लिए। इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल बलवंत राय मेहता कमेटी में। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है ये 3 टायर पंचायती राज सिस्टम लाया इसने रिकमेंड किया। किसने? बलवंत राय मेहता कमेटी ने। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक लेवल पे क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। विलेज लेवल पे क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होना, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होना, यहाँ पे ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। ये रिकमेंडेशन है, ये 73rd अमेंडमेंट नहीं है, ये रिकमेंडेशन है बलवंत राय मेहता कमेटी की। ये इसको भूल जाइए, इसको याद रख लीजिए, इन हर स्टेप में क्या क्या नाम दिया गया था बस। और बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद फर्स्ट है राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट, जिसने ये लाया। अब एक बात याद रखो, नागौर डिस्ट्रिक्ट, चलो राजस्थान तो पहला स्टेट है, लेकिन मैं आपको सवाल पूछता हूँ, 73rd अभी हुआ नहीं, अभी तो ये उसकी हिस्ट्री है, ये तो कमिटीज है। सवाल पूछता हूँ क्योंकि हो सकता है ये बच्चों में कंफ्यूजन हो। जब 73rd अमेंडमेंट पास हुआ, उसके बाद पहला कौन सा स्टेट था जिसने अपने स्टेट में 73rd अमेंडमेंट के हिसाब से पंचायती राज लाया? ये भी सवाल आ सकता है। जैसे राजस्थान हर जगह है, वैसे ही आप लिख लेना नीचे कमेंट उस पर। अब इस पे ये याद रखने की जरूरत नहीं, ना। हाँ ये तो ठीक है, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये याद रखना 2 अक्टूबर 1959। ठीक है।
ये याद रखना। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना ना ना, ये याद रखना आप, कितने टायर वेस्ट बंगाल ने, तमिलनाडु ने कितने टायर और राजस्थान में कितने टायर। राजस्थान ने 3 टायर लाए, तमिलनाडु ने 2 टायर लाए और वेस्ट बंगाल ने 4 टायर लाए। ये जो बलवंत राय मेहता कमेटी है इसके बाद। अब एक बात इसमें याद रखना, अगर ये दो भी भूल जाओगे बस ये याद रखना, राजस्थान ने बराबर बलवंत राय मेहता कमेटी के हिसाब से अपने स्टेट में लाया पंचायती राज, 3 टायर लाया पंचायती राज। ओके, इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा याद नहीं रखो। फिर हमने आपको पढ़ाया था अशोक मेहता कमेटी, चलो ये बातें तो बहुत सारी, ये रिकमेंडेशंस ये याद रखो। 2 टायर अशोक मेहता कमेटी, 2 टायर, वो वाला 3 टायर। 2 टायर में जिला परिषद और मंडल 5, ये याद रखना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये बिलो वाला था, मतलब ब्लॉक और विलेज वाला, बिलो मतलब ब्लॉक विलेज, और ये डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूट, ये नहीं, ऐसे ही इसको रखो। ये चीजें याद रखने की जरूरत है ऊपर ऊपर से, ठीक है, अगर ये रख सकते हो। अच्छा, अशोक मेहता कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, यहां पे एक बात याद रखना, इसने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला था, इसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे दो, लेकिन जनता गवर्नमेंट कोलैप्स होगी तो इसके रिकमेंडेशंस पे कोई असर नहीं उठा, कोई बातचीत नहीं उठी। इसीलिए जब क्वेश्चन आता है कि आप बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एलएम सिंघवी के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अशोक मेहता कमेटी, दोनों में से कौन, और दोनों ऑप्शंस अगर हो तब ज्यादा कंफ्यूजन, उस पर मैं बताऊंगा आगे क्या आंसर है। रुको अभी पहुंचने दो उधर। जीवीके राव कमेटी में आप याद रखोगे कि ब्यूरोक्रेटिज्म इसने बोला था, थोड़ा सा वीक पंचायत यही करते हैं, इसने मेन यही बोला था, पंचायत वीक होता है, यही प्रेशर गवर्नमेंट की वजह से। और याद क्या रखोगे, ऊपर ऊपर से बस नजर मारो, याद ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, डेट याद रखना, ठीक है। एलएम सिंघवी याद रखना, इसने बोला रिजनरेट करेंगे, वो ये थोड़ा सा याद रखना, ये स्टेप, और ये याद रखना है आपको। अगर आपको एलन सिंघवी में कोई बात याद रखनी है तो ये आपको याद रखनी है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कांग्रेस यहां पे भी है, एक सेकंड। ये अशोक मेहता कमेटी सिर्फ एक ऐसी कमेटी है जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट में आई, जनता गवर्नमेंट में आई, ओनली 1 कमिटी, बाकी सारी कमिटीज कांग्रेस गवर्नमेंट में आई, तो इसलिए यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि एक ही कमिटी है जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट में बनती है, ठीक है, जनता गवर्नमेंट। अच्छा, ये मैंने वैसे सारी कुछ डिटेलिंग में पेड़ में पढ़ाया हुआ है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें कंफ्यूजन होता है, अब सर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन कहां पे लिखे। एलएम सिंघवी ने भी बोला और इसने भी बोला, अशोक मेहता ने भी बोला, लेकिन अशोक मेहता की वो रिकमेंडेशन ही रह गई, कोई एक्शन नहीं लिया उस पे, तो वो सारी ऐसी ही रह गई। अब याद रखना, हालांकि उसने पहले बोला था, लेकिन उस पर कोई एक्शन ना होने की वजह से ज्यादा आपको प्रेफरेंस इस पे देनी है अगर दोनों ऑप्शंस नीचे ऑब्जेक्टिव्स हो, एलएम सिंघवी भी हो और अशोक मेहता भी हो। सवाल हो किसने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया ये पंचायती राज को, किसने बोला, या किसने बोला नया चैप्टर, या किसने बोला कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस, वो ये, तो आपको एलएम सिंघवी ही लिखना है। अलग अलग होंगे तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि कल अगर एग्जाम हो और नीचे एलएम सिंघवी ना हो तो आप टेंशन में आ जाओगे, उस टाइम लिखना, क्योंकि अशोक मेहता ने बोला, हालांकि उसकी रिकमेंडेशन पे कोई एक्शन नहीं ले गई, हालांकि वो कागज में ही रह गया सब कुछ, ठीक है। तो याद रखना, इसकी रिकमेंडेशंस काफी सीरियसली ले गई और इसने बहुत ज्यादा बोला, उसने तो बस बोल दिया था। बहुत सारी बुक्स लिखती हैं कि उसने अनऑफिशियली स्टेटमेंट वो बनाया था कि वो याद रखना, बहुत सारी बुक्स लिखती हैं कि उसने वो अनऑफिशियल स्टेटमेंट बनाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अलग चैप्टर डालना है, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग इसको स्टेटस देना है, आर्टिकल 40 से काम नहीं चलेगा, तो याद रखना। तो लेकिन इसने डिटेल से बहुत कुछ पढ़ा और ऑफिशियली लिखा हुआ था, ठीक है, बहुत सारी बुक्स लिखती है, तो दोनों में से आप इसको प्रेफरेंस दोगे, ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन प्रोटेक्टेड, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। थोंगान कमेटी में आप याद रखोगे डेट, चलो कांग्रेस तो पता है, एक ही तो था कांग्रेस के बगैर। अभी देखो, ये बहुत सारी चीजें आपके 73rd अमेंडमेंट में आएंगी, और थोंगन कमेटी के बाद ये जो गाडगिल कमेटी है, इसका तो सब कुछ 73rd अमेंडमेंट एक्ट में आ गया, जो इसके बाद अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका तो सब कुछ उस अमेंडमेंट की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में आया, इसीलिए ये बोलते हैं ये बेस फॉर अमेंडमेंट बिल, 73rd अमेंडमेंट, याद रखना। बाकी चीजें याद रखना, गाडगिल, अगर आपके जो आप कॉन्स्टिट्यूशन अभी आप पढ़ोगे 73rd अमेंडमेंट, वो सारी गाडगिल कमेटी से मिलती हैं, तो आप गेस कर सकते हो आराम से।
थोड़ा सा कंपेयर करो, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंसिस के बारे में बोला इसने, लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में बोला, ठीक है, इसने भी बोला, सॉरी, यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन और यहाँ पे भी स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में भी बोला, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये तो मुझे दिमाग में था कि एक डिफरेंस यहाँ पे मेन है, तो ये याद रखना। इसने फाइनेंस बोला, इलेक्शन कमीशन खास है। और उसके बाद आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 73rd अमेंडमेंट में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। याद क्या रखना है आपको, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने जो बोला पास हो गया, दूसरी जगह पास नहीं हुआ, फेल हुआ। वीपी सिंह गवर्नमेंट की वजह से जो अमेंडमेंट होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी फेल हो गया, ठीक है, रीज़न मैंने दिए हुए हैं। और नरसिम्हा राव गवर्नमेंट जो है उसने कंट्रोवर्शियल पार्ट जिस पे ये फेल होता है वही हटा दिया, और नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में ये पास हुआ और 73rd अमेंडमेंट सक्सेसफुल हुआ। लोकसभा में बिल कब आई, नॉट इंपॉर्टेंट। राज्यसभा, लोकसभा में बिल कब पास हुई, राज्यसभा में बिल कब पास हुई, थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बनता है प्रेसिडेंट ने कब असेंट दिया। अच्छा, एक काम करना, डेट याद रखना, क्योंकि जेके एसएसबी पे मुझे कोई भरोसा नहीं, वो ज्यादा डेट पूछ सकते हैं, और अगर उनको लगा हाँ हाँ कंफ्यूजिंग डेट पूछे तो ये वाला डेट पूछेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये भूलना चाहते हो तो भूल जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। 20 अप्रैल 1993 को प्रेसिडेंट ने असेंट दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्स में कब आया, 24 अप्रैल 1993। सबको लगता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 है, तो फोर्स भी इसी में आया होगा, इसी साल ना। फोर्स ये अगले साल आया, 24 अप्रैल 1993। अगर आप इसमें से भूलना चाहते हो तो सब कुछ भूल जाओ, दो ही चीजें याद रखो, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में ये सक्सेसफुल हुआ अमेंडमेंट, और यहां पे ये फोर्स इस डेट पे आया, और प्रेसिडेंट ने एसेंट इस डेट पे दिया, 4 दिन बाद ये फोर्स में आया, ठीक है। डेट अगर ये आप याद नहीं रखना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन भरोसा नहीं, जेके एसएसबी पे डेट पूछ सकता है वो। उसके बाद है 73rd अमेंडमेंट जो है 1992 का। इसमें क्या हुआ, नया पार्ट आया पंचायत का, आर्टिकल्स आए 243 से लेके ओ तक, शेड्यूल आया जिसमें 29 फंक्शनल आइटम्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट 11th शेड्यूल में। हाँ, प्रैक्टिकल शेप दिया आर्टिकल 40 को, आर्टिकल 40 ऐसे ही था, कोई प्रैक्टिकल शेप नहीं थी उसकी, बस थ्योरी में था, उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए 73rd अमेंडमेंट से पंचायती राज आया। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, वैसे इसमें एक अच्छा कंसेप्ट है, बता दिया मैंने, तो ये भी याद रखना, स्टेट जो है उसके लिए कंपलसरी और वॉलंटरी प्रोविजंस आते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टेट्स के ऊपर ऑब्लिगेशंस है कि वो अडॉप्ट करेगी एक्ट, ये तो मैंने बताया हुआ था। डेमोक्रेसी ग्रासरूट लेवल, ये आपको पता है, इतना तो सब कुछ पता हो, बेसिक है ये। अच्छा, क्या याद रखना है इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, क्योंकि ये कंसेप्ट है, मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, लेकिन ये आपको याद रखना है कि विलेज लेवल पे क्या क्या बोलते हैं इसको, गोन पंचायत भी याद रखना, विलेज पंचायत भी, ब्लॉक लेवल पे क्या क्या बोलते हैं ये याद रखना। इसमें भूलना चाहते हो सब कुछ भूल जाओ, लेकिन पंचायत समिति, ब्लॉक पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत याद रखना, जिला परिषद, जिला ये याद रखना, डिस्ट्रिक्ट पंचायत नाम याद रखना। अच्छा, यहाँ पे ये भी याद रखना कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं या इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ये स्टेट के ऊपर है। अब आप बोलोगे सर जेएंडके में तो अलग है, भाई जेएंडके में अलग था, जेएंडके में एक्ट ही अलग है, जेएंडके में पूरा अलग था। अभी जेएंडके यूनियन टेरिटरी बन गया तो वो सारा कुछ स्टेट सेंटर के हिसाब से अब चलेगा। जब तक सेंटर ने कुछ नया बोला था, मैं आपको बताऊंगा जेएंडके में, टेंशन ना लिए आप, सेंटर ने कुछ दिन पहले नया कुछ चीज़ें बताई थी, मैं आपको बता दूंगा। तो ये भाई हम उसी में पढ़ेंगे, टेंशन ना ले। ये स्टेट है, ये स्टेट डिसाइड करेगा कि इनडायरेक्ट होगा डायरेक्ट होगा, ये मैंने आपको बताया हुआ है। इसमें आपको ये याद रखना है कि इधर इनडायरेक्ट, इधर इनडायरेक्ट, इधर इनडायरेक्ट, ये वैसे ये जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ये मैंने नेक्स्ट पेज में लिखा होगा अच्छी तरह। हाँ, स्टेट डिसाइड करेगा विलेज लेवल पे क्या होगा, ब्लॉक लेवल पे इनडायरेक्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनडायरेक्ट, यहाँ इसमें चेयरमैन, इसमें मेंबर, एक्स ऑफिशियल मेंबर, ये मैंने आपको बताया। लेकिन ये कंसेप्ट है, याद रखना चाहते हो तो अच्छी बात है। हो सकता है वो ये पंचायती राज से थोड़ा डिटेल क्वेश्चन पूछे, तो इसको अच्छी तरह पढ़ो, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, या आपको याद रखना है, SC ST के लिए है, वुमेन के लिए 1/3 रिजर्वेशन है, इतना याद रखना। और ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5, ये सवाल इधर से बनता है एक, मेरे हिसाब से इधर से एक सवाल बन सकता है, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत इजी है, सबको पता होगा, लेकिन कंफ्यूजिंग भी डाल सकते हैं। 5 साल की नॉर्मल टर्म है, हर लेवल तक, हर लेवल जो भी लेवल है, 3 टायर है ना पंचायती के, हर लेवल 5 साल। और ये भी याद रखना कि
फ्रेश इलेक्शन होंगे 5 साल। देखो भाई, बिफोर 5 ईयर कंप्लीट, जब 5 साल कंप्लीट होंगे ना, उससे पहले ही फ्रेश इलेक्शन होगा। ठीक है, कभी भी फ्रेश इलेक्शन होगा 5 साल से पहले ही। ओके। और ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि डिसॉल्व अगर हो गया तो विद इन 6 मंथ्स इलेक्शन होना चाहिए। ये याद रखना। नॉर्मली 5 साल टर्म है और 5 साल से पहले पहले इलेक्शन होगा नया। लेकिन अगर अचानक डिसॉल्व होता है पंचायत तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए। अब जो आपने बाकी, जैसे 3 साल बाद कोई पंचायत डिसॉल्व हुआ, अब जो नया पंचायत बनेगा वो सिर्फ 2 सालों के लिए बनेगा, क्योंकि 3+2 होता है 5 और 5 ही है टर्म। तो याद रखना रिमाइंडर टर्म के लिए बाकी ये, चलो ये चीजें याद रखना आप, फुल टर्म के लिए, रिमाइंडर टर्म के लिए सवाल बन सकता है ड्यूरेशन से। डिस्क्वालिफिकेशन से थोड़ा सवाल बन सकता है, हाँ अबाउट 21 ईयर्स ऑफ एज जो होना चाहिए वो। ठीक है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन में आपको याद रखना, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉइंट कौन करता है और रिमूव कैसे होता है, जैसे जज ऑफ हाई कोर्ट है। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है। एग्जिस्टिंग लॉज कब तक कंटिन्यू होंगे, ये आ सकता है 1 साल तक। जो पंचायती चल रहे हैं 73rd अमेंडमेंट से पहले पहले जो स्टेट्स में पंचायती चल रहे थे, बाकी कमिटीज की रिकमेंडेशन पे स्टेट्स लाते थे अपने अंदर पंचायत, जब कमेटी में कुछ रिकमेंडेशन आती थी जो आपने ऊपर पढ़ा। तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि एग्जिस्टिंग लॉज 1 साल तक चलेंगे। कब से 1 साल? जब ये कमेंसमेंट हुआ 24 अप्रैल 1993 के बाद 1 साल। ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1992 नहीं। जब एनफोर्स हुआ, फोर्स में आया, कमेंसमेंट हुआ, उस डेट के बाद 1 साल एग्जिस्टिंग लॉज चलेंगे। जो स्टेट्स में चल रहा है वैसे चलेगा। लेकिन जो स्टेट्स में पंचायत है उनकी टर्म क्या होगी? उनकी टर्म बराबर वो कंटिन्यू करेंगे अपनी टर्म के लिए, पंचायत कंटिन्यू करेंगे अपने टर्म के लिए, फिर नया पंचायत होगा 73rd अमेंडमेंट के हिसाब से। ओके। अच्छा, अब ये है बात, ये मैंने अच्छी तरह बताया हुआ है, शायद कंफ्यूजन को जिनने नहीं डिटेल लेक्चर देखा शायद उनमें एक कंफ्यूजन हो गया होगा पैदा। बात इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स, हाँ भाई कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करेंगे, इन चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये भी आपको याद रखना है। कंपलसरी को ऑब्लिगेटरी भी, मैंडेटरी प्रोविजंस भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। वॉलंटरी को ये भी बोलते हैं। कंपलसरी कौन कौन है, ऊपर से नजर मारना। वॉलंटरी कौन कौन है, ऊपर से नजर मारना। यहाँ पे मैंने पेड ग्रुप्स में डाला हुआ था वो पेज, लेकिन वो पेज यहाँ पे मिस हुआ, वो मुझे मिला नहीं फिलहाल। तो फिर पेड वालों को पता होगा कौन कौन से कंपलसरी है, कौन कौन से वो हैं अच्छी तरह से। अच्छा भाई, किस किस में 73rd अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है? एग्जेम्प्टेड स्टेट्स और एरियाज। भाई कौन कौन सा है? JNK तो था भाई, अभी JNK के बारे में मैं आपको डिटेलिंग बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे JNK का अमेंडमेंट, उसी में बताऊंगा आज क्या स्टेट्स है, नए क्या रूल्स है, ऐसे रखो। नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। अच्छा, एरियाज में ये आप देख लो भाई। हाँ भाई, पार्लियामेंट इनमें प्रोविजंस डाल सकता है, अगर अभी नहीं है 73rd, लेकिन डाल सकता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट सिर्फ आपको याद रखना है इनमें से ये, और एरियाज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज थोड़ा सा याद रखना, लेकिन स्टेट्स अच्छी तरह याद रखना। और ये भी याद रखना, इन इफेक्टिव परफॉर्मेंस या क्रिटिसिज्म क्या है, सवाल नहीं आएगा इसमें से। वैसे इजी तो है लेकिन सवाल नहीं आएगा। अब सवाल कहाँ से? इसमें सवाल है कि कौन कौन सा स्टेट है। एरियाज थोड़ा कम ही है, SC ST याद रखना। कौन से एब्लिगेटरी, ये भी सवाल आ सकता है। कोर्ट में सवाल नहीं आ सकता, इसमें सवाल आ सकता है हाँ, एग्जिस्टिंग लॉज 1 साल तक। और स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करेगा, कैसे रिमूव होगा, इंपॉर्टेंट। 21 ईयर्स ऑफ एज के बाद होना चाहिए, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ड्यूरेशन में सवाल आएगा, मैंने डिटेल में बताया, ड्यूरेशन में सवाल आ सकता है। 1/3 वुमेन के लिए याद रखना, और SC ST पॉपुलेशन के लिए भी याद रखना कि रिजर्वेशन होगी, लेकिन 1/3 वुमेन के लिए याद रखना, नॉट लेस देन 1/3, उससे ज़्यादा कुछ भी। अब ये याद रखना, स्टेट डिसाइड करेगा, विलेज में और ब्लॉक में इनडायरेक्ट होगा और इनडायरेक्ट होगा डिस्ट्रिक्ट में। बाकी चीज़ें याद रखनी। हाँ, एक सवाल तो है भाई, ये आ सकता है, याद रखना आपको कि 3 टायर सिस्टम जो है उन स्टेट्स में नहीं होगा जिनमें कम है 20 लाख से पॉपुलेशन। ठीक है, उनमें ये 3 टायर नहीं होगा, और उनमें 3 टायर में जो 1 टायर मिसिंग होगा वो होगा पंचायत समिति, आ सकता है। और यहाँ पे सवाल नहीं आ सकता, ये तो बस कंसेप्ट आपको समझाने के लिए था उस टाइम। इतना नाम रखो, थोड़ा थोड़ा नाम याद रखो, रखना चाहते हो तो रखो। इसमें सवाल आएगा हाँ, आर्टिकल 40 याद रखना, और आपको याद रखना पड़ेगा 11th शेड्यूल आया, ये आर्टिकल्स आया,
पार्ट 9 आया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपको ये याद रखना प्रेसिडेंट का एसेंट कब है, फोर्स में कब आया, ये दो याद रखना, ये दो आपको याद रखना है। फेल हुआ याद रखना, डेट रखने की ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं है, जब फेल हुआ तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता, ठीक है। अभी यहाँ पे गडगिल कमेटी में आपको याद रखना पड़ेगा वो सारी चीज़ें, 73rd अमेंडमेंट जो है वो है गडगिल कमेटी में, तो इजी याद रखना होगा, ठीक है। थंगन कमेटी और गडगिल कमेटी में ये स्टेट इलेक्शन कमीशन की डिफरेंस है, थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ो। उससे पहले पहले सिर्फ इसमें एक ही बात याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निजेशन, ये याद रखना। और इसमें अगर आप याद रखना चाहते हो तो थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो गया, थोड़ा सा गवर्नमेंट प्रेशर हो गया, तो इसीलिए थोड़ा सा बोल रहे थे कि इनको थोड़ा सा आज़ाद करो, पंचायत को पावर दे दो। और इसमें आप पढ़ सकते हो अशोक मेहता कमेटी जो है वो याद रखना, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान। और 2 टायर याद रखना, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, और इसने 3 टायर और राजस्थान पहला था, ठीक है, ये भी याद रखना। ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से हो गया। और पहला पेज अच्छे से पढ़ना, जो इस पे है पहला पेज पढ़ लेना, यही बताना है मुझे कि अच्छे से पढ़ो। बेस्ट ऑफ लक। शायद ये लेक्चर बड़ा हो गया, ओहो 21 मिनट्स का। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय 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 बाय, पढ़िए आप।